नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। एक ऐसा विषय है जिस पर कि देश में एक कहिए कि उत्सव जैसा माहौल है। उत्सव जैसा माहौल मतलब इस मोर्चे पर समझिए, जब आर्थिक समीक्षक बैठते हैं, अर्थशास्त्री बैठते हैं, ऐसे लोग बैठते हैं जिनकी आय व्यय को लेकर गणना में जिनके पास महारत होती है, या फिर जो जीडीपी, जीएनपी जैसे विषयों को रोज़ खंगालते हैं, रोज़ देखते हैं। विषय ये होता है कि भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है और वर्षों बाद लंबी छलांग लगाई है, और अब भारत वैश्विक स्तर पर देखें, पूरी दुनिया में देखें तो भारत अब चौथे पायदान पर आ गया है अपनी उस ग्रोथ को लेकर, जिसे कि कहा जाता है कि 4 ट्रिलियन क्लब में अब भारत शामिल हो चुका है। जो भारत है अब वो दुनिया के चौथे नंबर पर है। आगे जो देश हैं उसमें अमेरिका, चीन और जर्मनी है, उसके बाद भारत है। तो 4.187 ट्रिलियन के साथ भारत अब चौथे नंबर पर है, जापान को पछाड़ा है। अब इसके बाद जब ये घोषणा होती है, जब नीति आयोग के अध्यक्ष ये घोषणा करते हैं, बताते हैं पत्रकारों को, उसके बाद इस पर एक राजनीति शुरू हो जाती है और बहुत से सवाल पूछे जाते हैं विपक्ष की ओर से। सवाल के कई रूप हैं, कई समझिए कि आयाम हैं जो कि गुथे हुए हैं आपस में, और पूछा जाता है कि ऐसे में इस ट्रिलियन क्लब की जो बात हो रही है, जो 4 ट्रिलियन क्लब की बात हो रही है, उसमें भारत अगर पहुंचा है तो इसका कहीं रिफ्लेक्शन इस देश पर दिखाई दे रहा है। ये सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब भी आ रहे हैं सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से। क्या कुछ हैं सब देखेंगे, बात करेंगे विशेष अतिथियों के साथ। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। भारत ने आर्थिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नीति आयोग ने घोषणा की है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जो जापान की जीडीपी से थोड़ी अधिक है। इससे पहले जापान विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। अब अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे है। नीति आयोग का मानना है कि अपनी वर्तमान योजनाओं और नीतियों को जारी रखते हुए भारत अगले 3 वर्षों में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह उपलब्धि भारत के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। नीति आयोग के सीईओ वी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी और कहा कि भारत ने यह उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की है। आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। भारत की इस उपलब्धि की इस घोषणा के साथ ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि अगर भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो गरीबों और मजदूरों के लिए चलने वाली योजनाएं जैसे मनरेगा क्यों प्रभावित है, तेंदुपत्ता की खरीदी क्यों नहीं हो रही, बेरोजगारी और निजीकरण क्यों बढ़ रहा है और सरकारी नौकरियों में भर्ती क्यों रुकी है। कांग्रेस का तर्क है कि आर्थिक तरक्की का लाभ कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों तक ही सीमित रह गया है। इसके जवाब में बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर गर्व करना चाहिए, न कि उसकी आलोचना करनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि जब भी भारत कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तभी कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस विषय पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल को सार्वजनिक बहस की चुनौती भी दे डाली है। देखिए, भारत चौथे पायदान पे पहुंच गया। पैसा तो भारत का है, लेकिन जा किसके पास रहा है? जो 2014 के पहले जिन उद्योगपतियों की आर्थिक स्थिति क्या थी और कितने गुना बढ़ गया है, अब 20 कारपोरेट, बड़े कारपोरेट के आप संपत्ति के द्वारा निकाल लीजिए, दर्जन में नहीं सैकड़ों गुना बढ़ा है। ये सारा पैसा जा तो वहां रहा है। अब सवाल इस बात का है कि यदि दुनिया का सबसे चौथा बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है तो फिर मनरेगा बंद क्यों है? तेंदुपत्ता खरीदा क्यों नहीं जा रहा है?
रोजगार छीने क्यों जा रहे हैं, रेलवे में भर्ती क्यों नहीं हो रहा है, पीएसयू बंद क्यों हो रहे हैं, निजीकरण क्यों हो रहा है। अभी स्थिति ये है, जितने पीएसयू हैं और ये बड़े कारपोरेट है, दोनों की संपत्ति कर लेंगे तो 16-17 लाख करोड़ होता है, और ये लोग दे रहे हैं 3 लाख, और यहाँ मिल रहा है गवर्नमेंट की जो पीएसयू है उसमें 17 लाख। कौन बढ़िया है, इसको देखने की आवश्यकता है। आज अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। 5 किलो राशन में 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं, ये उपलब्धि बता रही सरकार। ये तो जग जाहिर है, पाकिस्तान से कितना प्रेम है कांग्रेस को, चीन से कितना प्रेम है, ये तो जग जाहिर है। पर आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, इस पर गर्व करने के बजाय इस प्रकार की बातें कांग्रेस पार्टी करती है, ये दुर्भाग्य है। और जैसे मैं कहता भी हूं कि जब भी देश को कोई बड़ी उपलब्धि होती है, सबसे पहले किसी के पेट में दर्द होता है तो वो कांग्रेस के नेताओं। भारत का दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना निसंदेह एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण उपलब्धि है, जो दर्शाती है कि देश ने आर्थिक मोर्चे पर एक मजबूत स्थिति बना ली है। आर्थिक सफलता के साथ साथ यह भी जरूरी है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद देश के सामने चुनौतियां भी बड़ी है, जिनका समाधान करना होगा। फ्रीबीज के विपक्ष के बयान पर सरकार का तर्क यही है कि विकासशील देशों में वेलफेयर स्कीम चलती रहती है। चलिए सीधे चर्चा पर आता हूं। पहले परिचय करवा दूं विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष यादव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आशीष जी स्वागत है। सुन पा रहे हैं आशीष जी? जी जी जी। आलोक सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आलोक जी। साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। समझाने की कोशिश कीजिएगा, जो बहुत से प्रश्न बीच में अनुत्तरित रहेंगे। आपसे शुरुआत करता हूं आशीष जी। सवाल आपके हैं, आप पूछ रहे हैं। चलिए, लेकिन एक बात होती है, ये बढ़त मामूली है, मानता हूं, सभी मान रहे हैं, जो विद्वान है वो भी मानते हैं। 4.187 है भारत का, जो जिस क्लब में है, इतने ट्रिलियन डॉलर्स हैं। और जापान जो है 4.186 है। मतलब तीसरे दशमलव के बाद जो तीसरे अंक पर जाते हैं तो वहाँ वो पिछड़ जाता है जापान। कुल मिलाकर है तो पीछे, जैसा होता है ना सर, रेस में कभी कभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी आगे पीछे हुआ जाता है। तो आगे पीछे तो हुआ ना, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं इतने से आगे। मैं चलिए दूसरी बात पर आता हूँ। ये जो फ्रीबीज की बात कर रहे हैं, ये तो फ्रीबीज तो वर्षों से चला आ रहा है। क्या होता है कि अब जब 1.876 से 1.878 पे पहुँच जाएंगे तो क्या पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा? ये तो धीरे धीरे जाएगा ना। तो ये सवाल जो है, पहले आप बताइएगा आशीष जी कि चौथे नंबर पर देश पहुंचा है, तो आप भी मानते हैं कि नहीं? जो आर्थिक समीक्षा गणना होती है ना, गणना होगी ना, इसकी गणना के आधार पर करेंगे ना, C+G+I+N+X = वाट GDP, तो आप गणना करके पहुंचेंगे ना आशीष जी, कि और भी कोई तरीका होता है इस ट्रिलियन क्लब में जाने का? आपत्ति नहीं है कि ये जो है जीडीपी में भारत को बढ़त मिली है और उस पर बधाई का पात्र है भारत देश। मगर सच्चाई जो है धरातल पर, उससे भी हम आंख नहीं मोड़ सकते, आंखें बंद नहीं कर सकते। आप देखिए कि वो सवाल पूछे जा रहे हैं कि मनरेगा की फंडिंग क्यों कट रही है, तेंदुपत्ता की खरीदी क्यों रुकी है, सरकारी नौकरियों में भर्ती क्यों थमी है और बेरोजगारी पिछले 45 साल पे चरम पर क्यों है। क्या ये कोई सवाल ऐसे है जिसमें कोई भी सवाल झूठा सवाल हो या कोई भी सवाल छलावा हो? और रही बात जीडीपी की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जीडीपी हमारे देश में बढ़ तो गई है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जीडीपी में असली जो दिक्कत है कि घर घर तक नहीं पहुंचा है ये जीडीपी। विकास तो वो होता है जो घर घर तक पहुंचे। ऑक्सफैम की रिपोर्ट है 2023 की कि भारत के 1% लोगों के पास 40% से ज्यादा संपत्ति है और नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। आप देखिए, जो इस तरीके का पिछले 14 साल में भी हमने देखा है कि जो असमान तरीके का विकास आया है। आशीष जी थोड़ा रोकूंगा। आशीष जी, ये जो असमानता है, आर्थिक असमानता है, पिछले 14 वर्षों से है।
पिछले 14 नहीं, ये तो शुरू से है। लेकिन जी। एक बात बताइए, जो अभी अचानक से हम देखते हैं कि कोई एक व्यवसायी होता है जो 200 के बाहर होता है विश्व में उनकी रैंकिंग, और अचानक से 14 साल में अपने मित्रों के आशीर्वाद से वो पहले नंबर पर पहुंच जाता है। मैं रानी जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, और ऐसी ही बातें हैं जिन पर जो है आप ठीक है, आप जीडीपी पर जो है आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप देश में जो है प्रवाही लूटने का काम करिए। लेकिन आपने नोटबंदी से एमएसएमई की कितनी स्थिति खराब कर दी है, और महंगाई किस स्तर पर है, और अब जो है बेरोजगारी देश में चरम सीमा पर पिछले 45 साल से। इस बात को अगर कोई नकार सकता है तो बता दे। सच्चाई ये है कि ये सारी परेशानियां, ये सारे सवाल जो विपक्ष उठा रहा है, वो एक वैलिड सवाल है जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए। जी ठीक है। आशीष जी, एक बात बताइएगा, जो एमएसएमई की बात होती है, आलोक जी सुन पा रहे हैं क्या? स्क्रीन पे जी बिल्कुल सुन पा रहा जी। हूँ। आशीष जी, ये जो एमएसएमई की बात कर रहे हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनकी बात कर रहे हैं आप। मैं देख रहा हूँ कांग्रेस जब से सत्ता से गई है उसके बाद ये एमएसएमई को लेके बड़ी चिंता है। लेकिन एक समय ये सवाल पूछा जाता था, तो क्या पकौड़ा तलना रोजगार होता है क्या? ये जूस का ठेला रोजगार होता है क्या? ये जो आपने दाबेली का ठेला लगा लिया है रोजगार होता है क्या? ये एमएसएमई तो आते हैं ना आशीष जी, इसमें ही आते हैं ना? थोड़ा बाई चॉइस चला जा रहा है तो वो रोजगार हुआ ना जी मजबूरन करना पड़ रहा है, तो ये सरकार की नीतियों की खामियां हुई। जी ठीक है। आलोक जी सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी चलिए जवाब दे लीजिए। लेकिन बात ये है जो पूछा जा रहा है, ठीक है वो तो आर्थिक असमानता आज का विषय तो है नहीं। अब ठीक है, आज ये अडानी अंबानी कह रहे थे, उसमें टाटा बिरला हुआ करते थे, और भी कोई हुआ करता था उसके पहले। तो पहले टाटा बिरला का राग चलता था, अडानी अंबानी का राग चल रहा है। हो सकता है आने वाले 15 वर्षों बाद ये कुछ और हो जाए। तो ये कह रहे हैं जो आर्थिक असमानता है वो भी तो एक चुनौती है ना, कि कितना प्रतिशत जो ये जो बांटा अगर जाए इसे, इन पैसों को, रुपयों को, तो कितना प्रतिशत किस पाले में जा रहा है और किस खाई से निकलता है। मतलब खाई ये समझ जाइए जो ग्राफ ऊपर और नीचे होता है, वो जो नीचे जा रहा है, जो एक वैली बनती है, वेल बनता है, उसे वो ही कह रहे हैं नीचे अंतर। आलोक जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आर्थिक आंकड़े जो आए हैं और जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, जी इसे समझने की आवश्यकता है कि ये आंकड़ों ऐसे नहीं आए हैं। बिल्कुल। हम 2004 में 12वीं पोजीशन पे थे संजय जी, और 12वें पायदान से हम 2014 तक केवल 10वें पायदान पे पहुंचे। जी मतलब सिर्फ 2 स्थान की हमने 10 वर्षों में छलांग लगाई जब कांग्रेस का शासन था, यूपीए गवर्नमेंट की। 2014 से लेकर के आज 2025 तक अगर मैं इसे काउंट करूं तो आज हम चौथे पोजीशन पे हैं। 10वें से हम चौथे पे आए। और ये मैं कहता हूँ कि ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि है, लेकिन उससे भी बड़ी मैं कहता हूँ ये शायद भारत देश की उपलब्धि है। तो जहां पर मुझे कभी भी देश को कोई बड़ी उपलब्धि मिलती है, वहां पर क्या परेशानी होती है कांग्रेस को कि वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और ये इकोनॉमी की बातें हैं। इकोनॉमी पे आपको समझना चाहिए कि आज हम 130 करोड़ भारतीयों की जनसंख्या के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। हमने अपनी जनसंख्या को जो 1000 बना लिया है, अपनी कमजोरी नहीं बनने दी है, इसी का परिणाम है। और मैं इस बात को फिर से जोड़ दूंगा, ये एक और नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता है, नरेंद्र मोदी जी की मेक इन इंडिया का सक्सेस है। तो ये ही आंकड़े जो है वो दर्शाता है कि आज हम उस स्थान पर पहुंचे हैं। और मैं आप पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हम तीसरे पायदान पे भी पहुंचेंगे। पहले दूसरे पे अभी जो अंतर है वो आप देखेंगे बहुत ज्यादा है। पहले दूसरे के बाद तीसरे चौथे का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि हम पहले दूसरे पे नहीं पहुंचेंगे। और जहां तक आर्थिक असमानता की बात हुआ आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो आज आप पहले रैंक पे खड़े हुए अमेरिका को देख लीजिए, सेकंड रैंक पे खड़े हुए चाइना को देख लीजिए। तो वहां पर भी आज भी आर्थिक असमानताएं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और देश में जो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार है वो पूरी प्रयासरत है कि ये आर्थिक असमानता जो इतने वर्षों से चली आ रही है उसे खत्म किया जाए, इस गैप को कम किया जाए। और इसी वजह से ये मेक इन इंडिया और हर व्यक्ति का जो एक अपना खुद का घर हो, ये सपना 2014 में जब वो पहली बार आए थे तभी उन्होंने इस बात की घोषणा की। और आज आलोक जी आता हूँ मैं, आलोक जी आता हूँ, आशीष जी से पूछ लेता हूँ। देखिए ये आलोक जी ये तो पूरा अनिल जी ये जो पूरा विषय है ये तो इंडियन जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने बताया है, उसके आंकड़े हैं कि ठीक है मामूली अंतर भी है, जैसा मैं कह रहा हूँ 1.86, 4.186 और 4.187 इतने से भारत आगे हो गया है।
तो ये तो पूरा एक कैलकुलेशन होता है, जो जीडीपी का कैलकुलेशन होता है। लेकिन इसमें बड़ा विषय ये है कि जो सवाल ऐसी स्थिति में जब देश है, आईएमएफ भी, जब इंडियन मॉनेटरी फंड भी जब आंकड़े उसके बता रहे हैं, तो ये जो प्रश्न करता है विपक्ष देश से, सरकार से, देश की, तो एक राजनीतिक अस्वीकारोक्ति जैसा लगता है क्या? देखिए संदेश जो बाहर जाता है। देखिए संजय जी, इसमें दो महत्वपूर्ण बात है। एक तो देश की उपलब्धि है जी। और दूसरा विपक्ष की भूमिका है। तो विपक्ष को अधिकार है सवाल उठाने का, इसमें कोई शक नहीं। वो तो उनका पूरा अधिकार है कि वो सवाल उठाए। लेकिन कुछ एक विषय ऐसे होते हैं जहाँ पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, चाहे वो जो देश से जुड़ा मामला, उपलब्धि का मामला है, लेकिन उनके सवालों को खारिज नहीं किया जा सकता। जी। आप जो है आर्थिक असमानता की बात कर लीजिए, या आप जो बेरोजगारी और ये सब ठीक है, लेकिन आप उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने एक उपलब्धि हासिल तो की, भले ही फोटो फिनिश हो, लेकिन आपने एक अचीवमेंट तो है, आपके पास अचीवमेंट तो है। आप आज गर्व से हम कह तो सकते हैं हम चौथी अर्थव्यवस्था है करके। तो इसको समझना पड़ेगा। और फिर सवाल ये है कि जो सवाल आज उठाए जा रहे हैं बेरोजगारी के या भूखमरी के या गरीबों की जो गरीबी के, तो ये क्या पहले नहीं थे? देखिए अब अपन अगर उसको राष्ट्रीय स्तर पर छोड़ के अपन राज्य की बात करें, तो यही छत्तीसगढ़ राज्य एक समय जब राज्य नहीं बना था, तो छत्तीसगढ़ जो है पूरे भारत में मजदूरों की मंडी था, मंडी। यहाँ पलायन होता था, और उसको जब जो पार्टी सरकार में रहती थी वो थी कि परंपरागत पलायन है, बाकी कहते थे नहीं वो रोजगार के लिए पलायन है। तो पक्ष और विपक्ष के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। जो चाहे कश्मीर के सेब के बगीचे हो, चाहे उत्तर प्रदेश के ईंट के भट्टे हो, चाहे बॉम्बे की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के चाय बागान हो, छत्तीसगढ़ का मजदूर पूरे देश में उपलब्ध था। आज तो नहीं जा रहा है ना। तो हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरी तो है, आप इसको स्वीकार करोगे या नहीं करोगे? अब उसका क्रेडिट आप चाहे अजीत जोगी को दीजिए, रमन सिंह को दीजिए, चाहे भूपेश बघेल को दीजिए, या फिर उसका क्रेडिट इस बात को दीजिए कि हम मध्य प्रदेश से अलग हुए इसलिए हम तरक्की कर पाए। लेकिन तरक्की तो हुई है। आप सिर्फ एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देश के हर कोने में तरक्की हुई है, तरक्की दिखती है। हाँ, ये जरूर बात आप कह सकते हैं कि तरक्की जिस रफ्तार से होनी चाहिए थी उस रफ्तार से नहीं हुई है। लेकिन ऐसे में ये जो सवाल है, ये ऐसा नहीं लगता कि जायज़ हैं। ये सवाल बाद में भी पूछे जा सकते हैं, और ये सवाल तो ये तो परमानेंट सवाल है कि ये सवाल कोई सी भी पार्टी हो जो विपक्ष में रहेगी उसके पास रहेगा ही रहेगा। गरीबी रहेगी। गरीबी हटाओ से क्या गरीबी हट गई? आर्थिक असमानता की बात, अब अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, तो आपने टाटा बिरला की बात की, मैं अजीम प्रेम जी की बात कहता हूँ। अरे आप ये भी तो देखिए कि जो आज़ादी के बाद से आज तक का सफ़र है उसमें व्यापार कैसे बदला है, कैसे बदला है, कौन सा व्यापार ऊपर गया है? क्या आज टाटा पीछे हो गया? तो क्या आप कह सकते हो कि टाटा फेल हो गया? टाटा आज अपने परंपरागत व्यापारों में चल रहा है। जो दूसरे जो उद्योगी घराने जो आगे बढ़ रहे हैं वो दूसरे, अब आजकल जो ये है ऑनलाइन और ये सब आ गया तो वो किराना दुकानों को मार रहे हैं। तो आप व्यापार की जो प्रकृति बदली है, जो उसकी प्रवृत्ति बदली है, उस पर भी ध्यान देना होगा। और मैं ऐसा समझता हूँ कि उपलब्धि को उपलब्धि मानना चाहिए, देश की उपलब्धि को। आप मत मानिए उसको भाजपा की उपलब्धि मत मानिए, नरेंद्र मोदी की उपलब्धि मत मानिए, आप उसको भारत की उपलब्धि मानिए। भारत का पोटेंशियल है, भारत में पोटेंशियल है, एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पोटेंशियल है। और आप जब हम कहते हैं, हमको तो इस बात पे गर्व है कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, तो सोने की चिड़िया बनने की दिशा में जा रहा है, तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। और सवाल जो है, सवाल आपके पास खड़े हैं, चुनाव का समय हो, जो भी समय हो, आप हर समय सवाल उठाने के लिए स्वतंत्र है। विपक्ष के नाते आपका अधिकार है। जी आशीष जी एक बात बताइएगा, ये जो मैं तो, क्योंकि सवाल यही था कि चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं, चौथी इकोनॉमी हम बन गए हैं विश्व की, तो सवाल यही था ना कि आप जो निकालेंगे, मतलब इसका कैलकुलेशन कैसे करता है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसका कैलकुलेशन कैसे करता है आप बताइए। चलिए ठीक है, जब 10वें नंबर पे थे, चलिए इतने सारे देश हैं सर, मेरे ख्याल से 200 के ऊपर देश हैं, अभी संख्या कितनी हो गई है, लेकिन मुझे याद आता है 202 देश कुछ ऐसे थे। 193 तक तो पता है, 193वां जब देश बना था। लेकिन इतने में भी अगर 10वें नंबर पर थे, उसके बाद ग्रोथ हुआ है, ठीक है, हम तो पहले नंबर पर जाना चाहते हैं, लेकिन 10वें नंबर पर भी जब थे 2014 में, पीछे से ही आए थे ना, कहीं आपके ही शासनकाल में, पहले के शासनकाल में, कहीं 15वें 18वें 20वें से निकल कर 10वें पर आए थे ना। तो उस समय भी कैलकुलेशन तो यही होता था ना
जो कैलकुलेशन करता था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यही करता था ना कैलकुलेशन, आज भी वही कर रहा है। तो आज स्वीकार कर लीजिए, जैसा अनिल जी कह रहे हैं कि आज देश की बात है, स्वीकार कर लीजिए, ये सवाल तो जिंदा थे, जिंदा हैं, और पता नहीं कब तक रहेंगे, पता नहीं कब तक रहेंगे आशीष जी। जी, देश की उपलब्धि पर हम बिल्कुल निराश नहीं है, लेकिन निराशा इसलिए बनी हुई है कि सोने की चिड़िया भारत कब बनेगा ना, केवल जीडीपी से तो सोने की चिड़िया बन नहीं जाएगा। रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये कृषि, ये सब में क्या होने वाला है, क्या होगा इसमें जी। और दूसरी बात ये है कि अब दुख इसीलिए कि इतना बड़ा गैप जो बनता जा रहा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज खत्म होते जा रही है, इस बात पे भी अगर हम इसी बात पे वाहवाही लूटकर खुश हो जाए, जी, चौथी इकोनॉमी बन जाए, अब तो ये कोई बात नहीं। एक बात और बता दीजिए आशीष जी, आप मतलब तकनीकी बात करते हैं इसलिए आपके साथ थोड़ा मजा आता है कि एक बताइए, धीरे धीरे हम देख रहे हैं ना कि इनकम टैक्स का दायरा बढ़ता जा रहा है, मतलब कि पहले 3 लाख वाला देगा, फिर 5 लाख वाला देगा, 5 लाख तक माफ, फिर 7 लाख तक माफ, अब 12 लाख तक माफ। तो भैया यहाँ तक अगर माफ हो रहा है, मतलब इतने पैसे वाली बात तो होगी ना कुछ बीच में, तो पैसे तो बढ़े ही रहे ना लोगों के पास। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ा है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, उस हिसाब से तो टैक्स स्लैब में मेरे को लगता है अभी भी छूट देनी बाकी ही है। और दूसरा देखिए ना, तो अब हम 14 साल पहले की बात क्यों करते हैं, इन्फ्लेशन 55 लाख करोड़, इन्फ्लेशन कितनी है अभी आशीष जी? इन्फ्लेशन मैं समझता हूँ इन्फ्लेशन जो है वो 3% के लगभग होती है, तो उसे स्वस्थ माना जाता है। अभी कितनी होगी, आपको क्या लगता है जी? क्या कितनी इन्फ्लेशन है? मेरे ख्याल से अभी 4 कुछ है, जो कि बहुत ही विकराल जैसी स्थिति नहीं कहा जा सकता, जैसा मैंने पढ़ा था पहले। जी चलिए कह लीजिए 55 लाख से 170 करोड़ हो गया। 170 करोड़ कर्ज पे हम पहले 55 लाख करोड़ थे, 170 लाख करोड़ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी कहिए आशीष जी, कहिए, सुन रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, ग्रामीण महंगाई आप देख लें या शहरी महंगाई देख लें, सब में जो है बढ़ोतरी हमको देखने मिली है। और जिस तरीके से ये सब हो रहा है, जीडीपी 4थे नंबर की इकोनॉमी बनने पे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या इतना बड़ा इकोनॉमी होने के बाद हमारे देश की जनसंख्या जो है 100-150 करोड़ लोग रहते हैं, और 150 करोड़ में अगर 100 करोड़ से ज्यादा लोग अगर भुखमरी से मर रहे होंगे, और उसके बाद भी हम यही कहेंगे कि हम चौथी इकोनॉमी है, तो ये किस बात की खुशी जाहिर करें इस पर? हमारा देश हमारे लोगों से बनता है ना, यहाँ रहने वाले लोगों से बनता है। उनसे, उनके जीवन में अगर कोई बदलाव नहीं आ पा रहा है और उनकी परेशानियां नहीं खत्म हो पा रही है, तो हम इस जो ताज है चौथी इकोनॉमी का, इसको क्या करेंगे? ठीक है आलोक जी, जवाब दे लीजिए। लेकिन एक बात बताइए कि इसमें ओपी चौधरी ने, जो प्रदेश के वित्त मंत्री आशीष जी, उन्होंने चुनौती दी है कि इस विषय पर अगर आप चर्चा करना चाहते हैं सार्वजनिक मंच पर, तो वो तैयार हैं कांग्रेस के किसी नेता के साथ। हालांकि मैं जानता हूं आप इसका निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन एक संकेत तो दे सकते हैं। आपके उत्तर से समझ में आ जाएगा कि सार्वजनिक चुनौती के लिए तैयार हैं क्या? संजय जी, जिस कांग्रेस ने 10 वर्षों तक एक इतने बड़े इकोनॉमिस्ट को अपना प्रधानमंत्री बना के रखा, और जो पायदान 2004 में मैंने आपको बताया कि हम 12वें से केवल 10वें तक पहुंच पाए, और आज जिसको कांग्रेस पानी पीने के कोसती है कि चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, चाय वाला देश का प्रधानमंत्री, आज उस चाय वाले ने उस देश को 10वें से 4थे रैंक पर लेकर के आया। तो ये बात जो है अपने कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो रही है, और कांग्रेस पार्टी जो है वो इकोनॉमी की बात को समझ नहीं पाएगी। इसी वजह से ओपी चौधरी जी ने जो है ना ये सीधा मंत्र खुला चैलेंज दिया है कि मुझे नहीं लगता है कि आज उनके पास में वो उस तरीके के लीडर है, उस तरह के नेता है जो ये जो टेक्निकल बात है या इकोनॉमी, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत नॉलेज रखता हूँ या बहुत तकनीकी विशेषज्ञ हूँ, पर मैं ये समझता हूँ कि अगर आज कोई देश 4थे नंबर पे पहुंच रहा है अपने इकोनॉमी के दम पर, में ये दर्शाता है कि आपकी इकोनॉमी कितने बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही है, कितनी स्वस्थ है और कितनी हेल्दी है, और कितना आपके पास में पोटेंशियल है। और इसी बात को इसलिए भी दर्शा रहा है क्योंकि आपने अपनी रैंकिंग को लगातार सुधारा है। तो जहां तक ये आलोचना की बात होती है, तो ये कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि हर बात की आलोचना नहीं की जा सकती। आप ऑपरेशन सिंदूर की आलोचना कर रहे हैं, जहां पे देश में आज आप बताइए मुझे आज की डेट में कि आज कौन सा ऐसा देश है हमारे भारत के अलावा जो इतनी हिम्मत रखता हो कि अगर हमारे घर पे कोई आतंकवादी भेजेगा तो हम उसके घर में जाके ठोकेंगे?
आज वो देश भारत है जो आज इकोनॉमी पे चौथे पोजीशन पे पहुंचा हुआ है। हम युद्ध बंद करते हैं तो कांग्रेस सवाल करती है, हम युद्ध नहीं करते तो कांग्रेस सवाल करती है। तो सवालों को सेलेक्ट करने का कांग्रेस को एक जो तरीका है, मैं समझता हूँ उसे बदलने की आवश्यकता है। भारत देश की जनता इस वक्त देख रही है और पूरी नजर उस पर है। कांग्रेस में इतनी बड़ी पार्टी है, अपनी जिम्मेदारी को तरीके से निभाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि विपक्ष में भी है। चलिए आप 99 पे सही खड़े हैं आज, लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम आपके सवाल करने के तरीके में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी जो है वो झलकनी चाहिए संजय जी। ठीक है, ठीक है। अनिल जी एक बात बताइए, ये जो ठीक है ये फिगर धीरे धीरे बढ़ते आया होगा, वो तो पहले मतलब समझिए कि कहाँ से कहाँ चलकर यहाँ तक पहुँचा होगा, लेकिन जब एक उपलब्धि आती है, अचानक एक उपलब्धि आती है कि भाई आप चौथे नंबर की व्यवस्था बन गए, तो इसका पूरे देश पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है, देश के साथ साथ विश्व समुदाय पर भी, कि भाई भारत चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। यहाँ पर मैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव की जो आपसे एक बात पूछूंगा, जो जानना चाहूँगा, यहाँ का जो युवा उद्यमी है, जो इस दिशा में आना चाहता है, जो यहाँ रहना चाहता है, काम करना चाहता है, तो उसे भी कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलता है, उत्साह मिलता है कि अरे देश तो यहाँ पहुँच रहा है, ये किया जाए, अब जुड़ा जा सकता है, ये पीछे जाता देश नहीं है, ये 5वें से 6वें से 7वें 8वें नहीं आगे बढ़ रहा है ये। तो इसका कोई मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है जिसका दूरगामी देश की अर्थव्यवस्था, समाज पर भी प्रभाव पड़ता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, इसका बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। आप देखिए कि जैसे जैसे साक्षरता की दर बढ़ रही है, वैसे वैसे जो है जागरूकता भी बढ़ रही है। आप कभी कोई बात होती थी, कोई उपलब्धि होती थी, तो कभी लोगों को आपने रात के आधी रात को जयस्तंभ चौक पर जश्न मनाते नहीं देखा था। अब ये सब जो है लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया है, और युवा पीढ़ी जो है खास करके वो पढ़ी लिखी है, और वो सब चीज़ों को जो है वो, चाहे आपके पास सूचना के जो साधन है वो बहुत बढ़ चुके हैं। पहले सूचना के साधन नहीं हुआ करते थे, संचार तंत्र कमज़ोर था। अब सारी चीज़ों में जब हम विकसित हो गए हैं, तो अब चाहे वो 0.1 का जो है डेसिमल 0.001 का जो है ग्रोथ है, या हम उसको आगे बढ़े हैं, वो जो भी हो, आपको एक उपलब्धि तो है, उसको उस उपलब्धि पर भारत को भी गर्व है, भारत के लोगों को भी गर्व है। हाँ, सवाल ये है कि जो राजनीतिक जो वो है विवशता समझ लीजिए, या राजनीतिक मजबूरी समझ लीजिए, तो वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। उनको उनका अधिकार है, उनका अधिकार है और उनका कर्तव्य भी है सवाल उठाना, हर चीज़ का सवाल उठाना। लेकिन कुछ मामलों में राजनीति नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। और देखिए, आप किसने सोचा था कि ऐसे फ्लाईओवर और ऐसी सड़कें, ऐसी ट्रेनें, आप इसको विकास तो मानेंगे ना। जिस छत्तीसगढ़ से मजदूर जाते थे, आज वहाँ छत्तीसगढ़ में बाहर से लोग अगर काम करने आ रहे हैं, तो आप क्या इसको विकास नहीं मानेंगे? भाई भूपेश बघेल ने जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ा सिस्टम तैयार किया था। अब इत्तेफाक से उनके जो गोबर और बाकी जो 2-4 गोठान वाले मामले अगर फेल भी हुए, तो भी जो है ग्रामीण इकोनॉमी का, रूरल इकोनॉमी उन्होंने डेवलप तो की थी। तो लोगों की तो परचेसिंग कैपेसिटी तो बढ़ी है। आप बताइए, क्या प्याऊ लगते हैं क्या? कोई आप रिक्शा वाले को बोलिए प्याऊ पानी पी ले तो नहीं पिएगा, वो पैक्ड बॉटल पीता है। तो आपकी परचेसिंग पावर बढ़ी है। आप आंकड़ों पे मत जाइए, आप जो है बाइंग कैपेसिटी जो उसकी बढ़ी है उसको भी तो देखेंगे। आप लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बढ़ा है उसको भी तो देखेंगे। आप क्या पहले आप किसी भी शहर में जाइए, आप जैसे सड़क पे एंटर करते थे तो लोग नमस्ते मतलब सलामी, जाने जो मजबूरी थी, शौच सड़क पे शौच होती थी। आज आपको सड़क पे कहीं शौचालय दिखते हैं या सड़क के किनारे शौच करते लोग दिखते हैं आपको? अपनी, हाँ ये जरूर है कि उसकी रफ्तार बहुत धीरे रही। आज़ादी के इतने साल लग गए हमको इस जगह आने पे। कायदे से हमारे पास जितना मैन पावर है, कायदे से हमारे पास जितने नेचुरल रिसोर्सेज है, कायदे से हमारे पास जो पोटेंशियल है, उसके हिसाब से हमको आज बहुत ऊपर होना था, बहुत सालों पहले होना था। अब देर हो गई, उसका कोई मलाल नहीं। अब देर आए दुरुस्त आए। अब चल रही विकास की गाड़ी चल रही है, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है, आगे जाएंगे, फिर से सोने की चिड़िया बनने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। अब युवा तो है, युवा तो बिल्कुल लगा हुआ है। और आप देख लीजिए युवाओं को, जो मैं बड़े बड़े व्यवसायियों के भी परिवार के बच्चों को देखता हूँ, तो कि वो नौकरी पे जा रहा है, वो व्यापार छोड़ रहा है। तो आप अपनी चॉइस जो है आज जो है फर्स्ट हो गई। और इस मामले में भारत के युवाओं को क्रेडिट भी देना पड़ेगा कि हर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही विराम देते हैं, क्योंकि समय इस ओर संकेत कर रहा है। आप सभी इस चर्चा में जुड़े। आलोक सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही साथ अनिल जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने समझाया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक जो बात होती है कि आपने एक पायदान ऊपर अपनी जगह बनाई है, और उसके साथ ही साथ मैं देख रहा था प्रधानमंत्री आज जब गुजरात में थे तो उन्होंने एक बात कही थी, और बात वही सी थी जैसा मैं पुराने समय में देखता हूं कि स्वदेशी का जो आह्वान किया जाता था वैसा ही आह्वान किया है। और उन्होंने कहा है कि
अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का, उत्पादों का लोग उपयोग करें। उन्होंने ये भी कहा है कि आप इसके लिए प्रतिबद्ध रहें, कहीं ना कहीं आपकी एक प्रतिबद्धता इस दिशा में होनी चाहिए। एक शब्द उन्होंने एक लाइन और कही थी, एक लाइन जोड़ी थी कि विदेशी उत्पाद कितना भी सस्ता क्यों ना हो उसका उपयोग ना कर स्वदेशी का उपयोग करें। तब ऐसे में ये संभव है कि क्योंकि जब स्वदेशी का एक पुट आता है, स्वदेशी का एक भाव आता है, उद्योग जब पनपते हैं, कुटीर से और भी उद्योग विकसित होते हैं, तब समझिए कि उस दिशा में, आर्थिक दिशा में एक सशक्तिकरण का मार्ग खुलता है। और ऐसे में जो एक लक्ष्य बताया गया था नीति आयोग की तरफ से कि 2.5 से 3 साल में जर्मनी भी पीछे छूट जाएगा, भारत तीसरे पायदान पर आ जाएगा, संभव है तब ऐसे में जब यह सब कुछ निर्धारित हो सके और इस दिशा में लोग चलें, क्योंकि इस पायदान तक, इस शिखर तक पहुंचने में सिर्फ सरकारों का ही नहीं बल्कि आम लोगों का ज़्यादा योगदान होता है और वही इसके लिए बधाई के पात्र होते हैं। आगे भी जो स्थितियां होगी देखेंगे। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।